गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर चर्चा शुरू की थी। उसी की कड़ी के अंदर आज हम जो काश्तकारी जो रिफॉर्म्स है, सुधार है, जो टेनेंसी रिफॉर्म्स है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और भारत के दृष्टिकोण से जैसे हमने बिचौलियों के संदर्भ में जो औपनिवेशिक समय के अंदर जिस तरह की व्यवस्था, चाहे वो सामंतवादी हो, माहलवाड़ी हो, उन सब के ऊपर हमने चर्चा की। अब हम जो रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस शुरू किए गए, उसमें जो टेनेंसी जो रिफॉर्म्स थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे। इसका उद्देश्य ये था कि जो काश्तकार थे उनको ज़मीन का अधिकार दिलाना, या उनको कम से कम मालिकाना हक ना भी हो तो जो पट्टा जिस पे मिलता था उनको कृषि करने का, उसके ऊपर उसके अधिकार को सुरक्षित रखना। अब ये जो टेनेंसी जो रिफॉर्म्स थे वो तीन स्तर पे किए गए, जिनकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। एक तो किस तरह से हम जो रेंट ले रहे हैं, लगान का जो विनियमन है वो किस तरह से करें, उसके ऊपर रिफॉर्म्स किए गए। हाउ टू रेगुलेट ऑफ रेंट। उसके बाद जो सिक्योरिटी किस तरह से, जो टेन्योर है, भूधारक जो जिसको हम काश्तकार कह रहे हैं, उसको किस तरह से उस भूधारक की सुरक्षा करना, किस तरह से उसको जो मालिकाना हक है उसको सुरक्षित रखना, उसके ऊपर बात करेंगे हम। और तीसरा था पट्टेदार को भूस्वामित्व प्रदान करना, कन्फर्मेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ टेनेंट्स। तो तीन लेवल पर ये जो काश्तकारी जो रिफॉर्म्स थे उनको हमने यहाँ अडॉप्ट करने की कोशिश की। अब जब हम उस रेवेन्यू की बात करते हैं, रेगुलेशन ऑफ रेंट की हम बात करते हैं, तो पहले होता क्या था कि जो कुल जो कृषि उपज होता था उससे आधा भाग या उससे भी अधिक कई बार रेवेन्यू के रूप में राजस्व में लिया जाता था, जिसका नकारात्मक प्रभाव ये होता था कि जो काश्तकार होता था वो अपनी आय कम होने से जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर इनपुट नहीं डाल पाता था, अधिक निवेश नहीं कर पाता था। तो सेकंड और फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान थे उसमें निर्णय लिया गया कि जो जो रेवेन्यू जो होगा, जो राजस्व की स्थिति 1/4 या 1/5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 20 to 25% से ज़्यादा हम जो है राजस्व नहीं लेंगे। इस तरह का यहाँ हमने प्रावधान किया। कुछ और भी इस समय सजेशंस दिए गए और उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया कि जो राजस्व था वो फसल के रूप में नहीं ली जाएगा कि बल्कि नकद लिया जाएगा। उसका उद्देश्य यह था कि अगर फसल के रूप में लिया जाता है तो कृषक जो होता है उसके पास जो लिक्विड जो मनी होता है, पैसा जो होता है उसके हाथ में नहीं हो पाता, और उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि वो बीज, उर्वरक या इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ है उसको अवेल करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता। तो उसके हाथ में भी पैसा हो, राजस्व भी नकद के रूप में उपलब्ध हो जाए, और उसके पास जो फसल है उसकी उपलब्धता, यानी कि उसका जो खाद्यान्न जो सुरक्षा है वो भी बनी रहे। तो इस तरह के सुझाव भी दिए गए, इनको विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर इनको इम्प्लीमेंट भी किया गया। तीसरी बात जब हम करते हैं कि पट्टे की सुरक्षा किस तरह से दी जाए, जो काश्तकार था जिसको पट्टा दिया जा रहा था कि उसका वो पट्टा किस तरह से सुरक्षित रहे। तो उसके लिए इसमें सबसे ज़रूरी इसलिए था, जैसे मैंने बताया, कि पट्टे की सुरक्षा इसलिए ज़रूरी था कि अगर व्यक्ति को ये लगता है कि उसका जो भूमि के ऊपर जो अधिकार है वो सुरक्षित नहीं है, तो वो उसका जो नकारात्मक प्रभाव था पूरी एग्रीकल्चर की जो प्रोसीजर है या एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर पड़ता था। साथ ही जो भूमि की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, क्योंकि व्यक्ति के पास अगर सुरक्षा नहीं होती तो वो अपनी आवश्यकताओं को अत्यधिक सीमित कर देता है, और वो अन्य जो नवाचार है या अन्य जो सुधारात्मक जो प्रयास है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। यही स्थितियां देखने को मिली। वह नलकूप पे, उर्वरकों पे अधिक खर्च नहीं कर रहा था, केवल उसकी मिनिमम नीड्स को पूरा करके जो उसको राजस्व चुकाना था उस तक ही वो सीमित था। इसको सुरक्षित करने के लिए कुछ बातों को यहाँ ध्यान दिया गया, या ये कहें कि पट्टे की सुरक्षा के लिए निम्न प्रावधान किए गए। पट्टे पर जो जमीन लेने वाला जो किसान था उसको ये प्रावधान किया गया उसको निष्कासित नहीं किया जाएगा। साथ ही भूस्वामी किसान से भूमि स्वयं जोतने के लिए ही ले सकता है, यानी जो लैंड का जो मालिक है तो वो जिसको पट्टा दिया गया है उससे भूमि तब ही ले सकता है
या उससे पट्टे से निष्कासित तभी कर सकता है कि जब वो ये कहे कि मैं खुद खेती करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे को दे दूंगा। तो वो असुरक्षा की जो भावना थी उसको यहाँ सुरक्षा की भावना में तब्दील किया गया कि अगर जो मालिक है वो खुद ही कृषि करना चाहता है तो उसको निष्कासित कर सकता है, अदरवाइज वो उसको नहीं कर सकता। उसको एक पट्टे की सुरक्षा यहाँ प्रदान की गई। निष्कासित करने की अवस्था में भी भूमि का कुछ न्यूनतम हिस्सा किसान के पास रहेगा। इस तरह के प्रावधान इसलिए किए गए ताकि अगर निष्कासन कर दिया जाएगा तो जो व्यक्ति जो पट्टे के ऊपर काम कर रहा था उसके पूरे परिवार के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो उसको पट्टे की सुरक्षा, उसको एक जीवन की सुरक्षा, उसको एक खाद्यान्न की सुरक्षा अप्रोक्ष रूप से उससे प्राप्त हुई इन पट्टे की सुरक्षा के माध्यम से। जोतों का सीमांकन, जैसे हमने बताया कि जो जमींदारी प्रथा थी, कुछ लोगों तक ही जमीन का जो पूर्ण अधिकार था वो सीमित था, उसको दूर करने के लिए स्वतंत्रता के बाद जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए उसमें सबसे बड़ा यह निर्णय लिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस कि एक निश्चित सीमा से अधिक जो भूमि है वो लोगों के पास नहीं होगी। अधिक भूमि है तो या तो उसको जो छोटे किसान थे उनको, या जो भूमिहीन जो लोग थे उनको बांट दी जाएगी। तो इस तरह के प्रयास किए गए। जोतों के सीमांकन का जो काम किया गया वो दो चरणों में पारित हुआ था। जब 1972 तक जो प्रोग्राम चले उसमें जो लैंड होल्डर था जिसके नाम से जमीन थी उसी को एक यूनिट माना गया, लेकिन 1972 के बाद ये प्रावधान किए गए कि पूरे परिवार को ही भूमि धारक इकाई माना गया। सीमांकन जब ये किया गया, अधिशेष जो भूमि थी उसको जो भूमिहीन या छोटे किसानों को बांटा गया, इसमें कुछ समस्याएं भी आई, चैलेंजेस थे, अभी भी हैं वो बने हुए। जो इन्होंने क्या किया, जिनके पास अधिक भूमि थी इन्होंने अपनी जो भूमि है उसका जो स्थानांतरण था अपने परिवार के जो सदस्यों के मध्य में कर दी का, तो जिसके कारण जो अधिशेष भूमि थी वो एक तरह से बिखर गई और ये समस्या आई। कुछ बेनामी स्थानांतरण भी किए गए और रजिस्टर्ड जो दस्तावेज थे के माध्यम से स्थानांतरण। तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो जो जोतों का सीमांकन किया गया या अधिशेष भूमि जितनी थी उसको पुनर्वितरण की जो बात की थी उसमें ये समस्याएं आई। अब भूस्वामियों की भरपाई, अधिशेष भूमि का आवंटन का जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था बड़े स्वामियों से लेकर जो भूमि थी उसको भूमिहीन जो किसान थे उनको देना, सीमांत किसानों में बांटना, इस तरह से। और साथ ही किसानों की सवत के लिए जमीन की कीमत को इस तरह से तय किया गया जब उनसे कुछ उस जमीन के उसमें पैसा भी लिया गया कि किसान को भूमि की कीमत, उस पर ब्याज तथा भू राजस्व मिलाकर कुल उपज का मात्र 1/4 या 1/5 भाग से अधिक उसके ऊपर जो भार था वो ना पड़े। इस तरह के प्रोविजंस यहाँ पर सीमांकन के समय किए गए। अब जो जोतों की चकबंदी तथा जोतों का विभाजन, ये जैसे हमने कहा कि भारत के अंदर जो भूमि जो प्रणाली थी उसके अंदर जो लोगों के जो खेत थे वो बिखरे हुए थे, अलग अलग जगह पे थे। तो उसके अंदर उनको एकीकृत करने का यहाँ किया गया प्रावधान। और इसका उद्देश्य ये था कि जिससे कि अधिक भूमि वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर कृषि की आधुनिक विधियों को अपनाना सफल रहता है या अधिक अनुकूल होता है, और वहाँ उससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ क्या कारण रहे कि जोत चकबंदी के प्रोग्राम्स हम सफल नहीं रख पाए, या ये कहें कि जो जोत का आकार प्रतिवर्ष छोटा होता गया, जो अभी भी एक चल रहा है। एक तो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो, उत्तराधिकार जो कानून होता है, जैसे परिवार टूटता है भूमि का विभाजन हो जाता है, संयुक्त जो परिवार प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। हस्तकला व कुटीर उद्योगों का जो पतन हुआ उसके कारण जो परिवार के कुछ लोग जो अन्य कार्यों में संलग्न थे उनको बेरोजगारी हो गई, और वो पुनः अपने पारिवारिक जो जमीन थी उसके विघटन की प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गए। ग्रामीण ऋण की, क्योंकि यहाँ जो पूर्व के अंदर जो कृषक जो था वो भूमि के ऊपर जो ऋण लेता था वो एक संगठित क्षेत्र से या बैंकिंग सेक्टर से न लेके अन्य क्षेत्रों से लेता था, जिसके कारण भी जोतों का विभाजन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रही। और वो अभी भी हमारे इतना रेगुलेटरी सिस्टम डेवलप होने के बाद भी जो ग्रामीण ऋण की जो समस्याएं हैं वो अभी भी बनी हुई है। औसत अगर जोत के आकार की हम बात करें तो वर्तमान के अंदर 1.08 हेक्टेयर औसत, राष्ट्रीय औसत की हम बात करें जो 15-16 के आंकड़े हैं उनके हिसाब से, जबकि जो डेवलप्ड देश हैं विशेषकर हम बात करें
संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो 158 हेक्टेयर, कनाडा में 1993 हेक्टेयर जो जोत का आकार है वो बना हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आधुनिक जो टेक्निक्स हैं एग्रीकल्चर की, उनको अडॉप्ट करना भारत के लिए कितना मुश्किल है। अब यहाँ जोतों के विभाजन से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके ऊपर हम बात करें तो सबसे कारण जैसे मैंने बताया कि जितना आकार जोत का छोटा होता है उसमें कृषि के आधुनिक विधियों को अपनाना उतना ही मुश्किल होता है। और छोटे खेत वाला जो किसान होता है, जो फार्मर होता है, वो ना तो अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज ले पाता है, ना मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स ले पा सकता है, और ना जो हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं उनको अडॉप्ट कर पा सकता है, या इरिगेशन की जो नई फैसिलिटीज़ हैं या नलकूप लगाने के पास उसकी जो आय होती है बहुत कम होती है। तो ये जोतों के छोटे होने का परिणाम है। दो निकटवर्ती खेतों को अलग करने से जो बाड़ की जाती है, जो मेड़ बनाई जाती है, उसके अंदर बहुत सारी भूमि भारत के अंदर व्यर्थ चली जाती है, उसका कोई कृषिगत कार्यों में उपयोग नहीं हो पाता। जैसे जैसे जोत का विभाजन होता जाता है उसी तरह से जो भूमि की जो व्यर्थता है मेड़ के कारण बढ़ती जाती है। साथ ही जो छोटे किसान होते हैं उनका भूमिगत सीमांकन में समस्याएं होती हैं, और ज़मीनी जो विवाद हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखने को मिलते हैं कि ज़मीन के विवाद होने से एक लंबी प्रक्रिया कोर्ट में चली जाती है। इसका नकारात्मक प्रभाव जो कृषि उत्पादन है या कृषि प्रक्रिया में जो संलग्न कृषक है वो नहीं इन्वॉल्व हो पाता, तो इसके कारण उत्पादन और उत्पादन की प्रक्रियाओं के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक खेतों का विभाजन या विखंडन से कि किसान की भूमि अलग अलग भागों में स्थित होती है, जिससे किसान कृषि कार्य के लिए गांव के कृषि क्षेत्र से, यानी उसके पास जो लैंड है वो अलग अलग जगह होने से जो एक कंसंट्रेट करके जो कृषि कर सकता है किसान, वो नहीं कर पाता। और उसका जो एक खेत से दूसरे खेत में अगर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की डिस्टेंस भी होती है तो उसका बहुत सारा टाइम एक तरह से वहाँ आने जाने में और या उनकी देखभाल के अंदर चला जाता है। तो एक इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, इंटेंसिव जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं एग्रीकल्चर में, वो चीज़ें नहीं हो पाती। इस तरह की समस्याएं यहाँ देखने को मिलती है। जो स्वामित्व का जो अधिकार था उसके लिए जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, राज्यों ने किसानों से भूमि वापस लेने संबंधी कुछ नियम भी निर्धारित किए। जो अधिशेष जो भूमि थी उस संदर्भ में इसमें 3 प्रारूप हमने को देखने को मिले। व्यक्तिगत कृषि के मालिकाने का अधिकार दिए बिना सभी पट्टेदारों को भूधारकों से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई। ये बड़ा अच्छा प्रयास किया गया। मालिकों को सीमित क्षेत्र पर दोबारा अधिकार दिया गया। किसी भी स्थिति में एक पारिवारिक जोत से अधिक नहीं हो सकता, इस शर्त पर कि पट्टेदार के लिए न्यूनतम भूमि छोड़नी ही पड़ेगी। एक सीमा के अंतर्गत भूमि मालिक भूमि पर दोबारा स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, लेकिन किसी भी हालत में पट्टेदार को न्यूनतम कृषि भूमि से वंचित नहीं कर सकता। तो ये हमने जो पट्टे की जो सुरक्षा की बात हमने की थी, वहाँ ये जो प्रावधान थे स्पष्ट सेकंड पंचवर्षीय योजना में कर दिए गए थे। अब जो हमारे भारत के अंदर जो अलग अलग तरह की जो जोत मिलती है, छोटी जोत है, बड़ी जोत है, सीमांत जोत है, तो उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, कितना हेक्टेयर जो भूमि है वो सीमांत जोत में आएगी, छोटी में आएगी, मध्यम में आएगी या बड़ी जोत में आएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि जब विभिन्न परीक्षाओं से आपसे पूछा जाता है तो जो वस्तुनिष्ठ सवाल होते हैं वहाँ पर भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो आप जब इंटीग्रेटेड प्लानिंग की बात करते हैं तो भारत के ये फैक्ट्स जो हैं आपके अगर दिमाग में होते हैं तो आप किसी भी जो प्लानिंग रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि जो होती है उसको हम सीमांत जोत कहते हैं, और भारत के अंदर सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो इसी यानी छोटे जो किसान हैं, सीमांत जो मार्जिनल जो होल्डिंग्स है उनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। 70-71 में 71% जी सीमांत जोतें हुआ करती थी, और इसकी जो सीमांत जोत का जो एरिया है धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पारिवारिक विभाजन जब होता है तो भूमि का विभाजन होता है, और विभाजन होने से जो जोत का आकार है वो छोटा आता जाता है और वो सीमांत जोत की श्रेणी में आ जाता है। इसका बहुत सारे जो पारिवारिक विभाजन हो, ग्रामीण ऋण भी है, तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 70-71 में 15 मिलियन हेक्टेयर या 9% भूमि थी। 95-96 के अंदर 17.2% कितना इंक्रीज हुआ है। ये सीमांत जोत का जो एरिया था वो हर वर्ष, और अभी आगे हम 2015-16 के जो डेटा है उनके ऊपर चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर भी जो सीमांत जोत का आकार है हर वर्ष जो है इंक्रीज हो रहा है। और ये सीमांत जो किसान होते हैं गरीबी रेखा बिलो पॉवर्टी लेवल के अंदर आ जाते हैं। इसका जोत का आकार केवल
0.4 हेक्टेयर रह रहे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो आ रहे हैं, जो मार्जिनल होल्डर्स, उनका जो भूमि का आकार है, जोत का आकार और भी छोटा हो जाता है। 0.4 हेक्टेयर की स्थिति हमें यहाँ देखने को मिल रही है। छोटी जोत होती है वो 1 से 4 हेक्टेयर वाली जो भूमि होती है उसको छोटी हेक्टेयर में कहते हैं, और 95-96 में इसमें 1.94 हेक्टेयर था औसत आकार की हम बात करें। और जो क्षेत्र की हम बात करें तो इसके अंदर भी धीरे धीरे जिस तरह से मार्जिनल जो होल्डिंग्स है उसका आकार बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही जो स्मॉल जो होल्डिंग्स है उनकी भी जो भूमि जो क्षेत्र है उसके अंदर वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। मध्यम जोत जो होती है वो 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य की जो जोत होती है उसको हम मध्य हेक्टेयर के अंदर शामिल करते हैं। और यहाँ हम देखें तो मीडियम जो होल्डिंग्स है उनकी जो एरिया है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि पारिवारिक विभाजन या अन्य कारणों से भूमि का जो विभाजन हो रहा है उसके कारण जो सीमांत और जो स्मॉल जो होल्डिंग्स है उनकी साइज जो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ साफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ 70-71 में 30% जो भूमि थी वो लैंड मीडियम होल्डिंग में थी, और 95-96 के अंदर जाके 25.3% और वो अभी और कम हो गई है। बड़ी जोत की बात करें, लार्ज होल्डिंग की बात करें तो 10 हेक्टेयर तक इससे अधिक भूमि वाली जोत को बड़ी जोत के अंदर शामिल करते हैं। और इसके जो डाउनफॉल है वो जब सबसे ज़्यादा हुआ है, लगभग 50% जो डाउनफॉल है 71 में 50 मिलियन हेक्टेयर था, और 95-96 में 24.2 मिलियन हेक्टेयर, और अभी और ज़्यादा कम हो गया है। यहाँ इस मैप से हम यही शो करना चाह रहे हैं कि वर्तमान के अंदर जो स्मॉल होल्डिंग्स 20%, लार्ज है 1% मात्र है, मार्जिनल 60% है, मीडियम 6% और सेमी मीडियम जो है जो लैंड होल्डिंग जो पैटर्न है, तो ये हम देख पा रहे हैं कि जो लार्ज है वो कम होता जा रहा है, मीडियम कम होता जा रहा है, और मार्जिनल जो किसान है या स्मॉल जो किसान है उसका जो लैंड होल्डिंग्स का जो एरिया है वो बढ़ रहा है। आगे वीडियो में हम इसके लैंड होल्डिंग पैटर्न्स में वर्तमान में अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।